ये जो पूरा टॉपिक है इसका पीटी और मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, राइट। अब मैं ये बता देती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स इस टॉपिक को तैयार, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स में या किस किस अप्रोच के साथ आपको ये जो टॉपिक है ये तैयार करना है। और बिल्कुल इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पीटी और मेंस का क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, वैसे ही बनेगा। तो 1857 का ये जो रिवॉल्ट है, इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, समझना है, वो है रीजंस या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर 1857 रिवॉल्ट, कारण अथवा उत्तरदायी कारक। कारण आपको तैयार करना है। जब आप ये फैक्टर्स पढ़ोगे तो आपको ये फैक्टर्स डिफरेंट अप्रोच से पढ़ने हैं। कैसे? पॉलिटिकल फैक्टर्स देखने हैं, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स देखने हैं, सोशियो कल्चरल, एंड देन मिलिट्री, मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और सैन्य। राइट, ये हमने इसको कैटेगराइज क्यों किया है ये बता देती हूँ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडिया में धीरे धीरे अपना रूल इस्टेब्लिश किया, जब उनका पॉलिटिकल रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, तो उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ साथ, मतलब पॉलिटिकल पॉलिसीज के साथ साथ उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इंडिया में बनाना शुरू किया। राइट, अब उनकी जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज का अलग अलग ग्रुप पे, अलग अलग क्लास पे अलग अलग इफेक्ट पड़ा। राइट, जब उन्होंने पॉलिटिकल एक्विजिशन करना शुरू किया, जब राजनीतिक अधिग्रहण करना शुरू किया भारतीय क्षेत्रों का, तो इंडियन रूलर्स नाराज होंगे। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में वो पॉलिसीज आ जाएंगी जिनकी वजह से भारत का जो राजनीतिक शासन था धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के पास गया। तो ऐसे में दो पॉलिसीज यहां पर हैं, बताओ कौन कौन सी पॉलिसीज हैं वो? सब्सिडियरी अलायंस, ये जितने भी नए स्टूडेंट हैं आज वो ये बना लेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल में सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि कहा जाता है इसे, और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। ये सहायक संधि और दूसरा हड़प की नीति, ठीक है। सहायक संधि क्या थी? इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया? इंडियन रूलर्स की मिलिट्री पावर को पहले वीक किया और बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के थ्रू उन्होंने इंडियन स्टेट्स को अनेक्स करना शुरू कर दिया। क्राइटेरिया क्या रखा कि कोई भी इंडियन स्टेट, कोई भी इंडियन रूलर जिसका खुद का उत्तराधिकारी पुत्र नहीं है, जिसका सक्सेसर नहीं है, उसका जो किंगडम है दैट विल बी ट्रांसफर टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, हालांकि वैसे कोई रिश्तेदारी थी नहीं उनकी, बट दे हैड द मिलिट्री पावर। तो उसी की वजह से उन्होंने कहा कि अगर आपका उत्तराधिकारी पुत्र नहीं है तो योर टेरिटरीज विल बी अनेक्स्ड। सो ये पॉलिटिकल पॉलिसीज हुई। उसके बाद इकोनॉमिक रीजंस, तो इकोनॉमिक रीजंस में उनके लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आती हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे 3 ऐसे ब्लॉक्स बनाइए, ये लिख लिया सभी ने, ये नोट डाउन किया। हाँ, अब जो इकोनॉमिक है वहां पे 3 पॉलिसीज थे। कौन कौन से? परमानेंट सेटलमेंट, इसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। इसी का एक और नाम है जमींदारी सिस्टम। तो यहां पे लिखो जमींदारी सिस्टम। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद एक पॉलिसी थी कौन सी? रैयतवाड़ी। रैयत मीन्स किसान,
रैयत, एंड द थर्ड वन वाज महालवाड़ी सिस्टम। तो ये 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, महालवाड़ी, ये रैयतवाड़ी, ये तीनों अलग अलग एरियाज में इंप्लीमेंट की गई, डिफरेंट एरियाज में इनको अप्लाई किया गया, लेकिन एक कॉमन फीचर है इन तीनों का, ऑल दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज वर एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। एक्सप्लॉयटेटिव क्योंकि रेवेन्यू किससे कलेक्ट किया जा रहा था? फ्रॉम द पीजेंट्री, कृषक से, है ना। और रेवेन्यू का जो रेट होता था, है ना, वो बहुत हाई रखा जाता था, राजस्व की दर बहुत एक्सट्रीमली हाई रखी जाती थी। जहां पर ब्रिटिश रूल उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे, वहां पे ऑन एन एवरेज अराउंड 50 to 60% ऑफ देयर प्रोड्यूस वाज टेकन एज रेवेन्यू। उनके कुल उत्पादन का कितना? 50 से 60% हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। और जहां पे फैसिलिटीज दी जाती थी वहां पे अराउंड 70 to 80% ऑफ देयर टोटल प्रोड्यूस, 70 से 80%। तो किसान के पास कितना बचता था? हार्डली इधर 20-30% और 40%। अब इतने में उसे पूरा साल निकालना है। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, और इनका एक कॉमन रिजल्ट भी सामने आया, क्योंकि कॉमन फीचर वाज एक्सप्लॉयटेशन, सो कॉमन रिजल्ट भी आएगा। और कॉमन रिजल्ट क्या था? एम्पावरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री। एकदम दरिद्र गरीब बन गए भारतीय कृषक, राइट। तो ये जो इकोनॉमिक फैक्टर था, इसकी वजह से भारत के जो कृषक समाज थे, जो ट्राइबल्स थे, वो भी 1857 की क्रांति में शामिल हो गए। ठीक है, तो रीजंस को आपको कैसे पढ़ना है? पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, फिर यहां पे क्या? सोशियो कल्चरल। तो सोशियो कल्चरल में हम क्या मेंशन करेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एक ऑब्जेक्टिव था, दे वांटेड टू कॉलोनाइज इंडिया। भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। और कॉलोनी बनाने के लिए क्या करना होता है? कॉलोनी अगर बनाना है तो किसी भी एरिया की टेरिटरी, इसके अंदर जितना भी नेचुरल रिसोर्स है वो, और जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है वो, ये सारा का सारा किसके अकॉर्डिंग यूटिलाइज करना होता है? जो भी इंपीरियलिस्टिक पावर होगी उसके अकॉर्डिंग, जो भी साम्राज्यवादी शक्ति होगी। तो भारत के लिए साम्राज्यवादी शक्ति कौन थी? ब्रिटेन। तो ऐसे में जब ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स को या तो बाय फोर्स यूटिलाइज किया जा सकता है, पीट पीट के, दबाव डाल के, प्रेशर क्रिएट करके, ह्यूमिलिएट करके, ये एक तरीका हो सकता है। बट ह्यूमिलिएशन से कितने दिन तक कंट्रोल हो सकता है? फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इंडिया के जो लोग हैं, अगर हम उनको ये दिखाएं कि तुम्हारी सोसाइटी से कहीं ज़्यादा अच्छी सोसाइटी ब्रिटेन की सोसाइटी है, आप अपने समाज को छोड़िए, आधुनिकता की तरफ आइए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आइए। आप देखिए जातियों में विभाजित हैं, आधुनिक समाज कैसा है? इक्वालिटी वाला है। तो जब वो हमसे हमारे सोशल स्ट्रक्चर की डिमांड करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे लिए यहाँ पे रूल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और इंडियंस खुद हमें सपोर्ट करेंगे यहाँ रूल करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरफ तो एजुकेशन को प्रमोट किया। एजुकेशन कौन सी? मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा को उन्होंने प्रमोट किया भारत में। दूसरा उन्होंने क्या किया? इंडिया में रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया, जो सुधार थे उनकी तरफ कदम बढ़ाए। सुधार कैसे? जो भी सामाजिक बुराइयां भारत में शामिल थी, जो सोशल इविल्स थी, लाइक सती सिस्टम, है ना, चाइल्ड मैरिज, उसके अलावा क्या कहते हैं उसको, इन्फेंटिसाइड, विडो रिमैरिज के लिए उन्होंने लॉ बनाया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया में, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर कंडीशन में था, तो उसके लिए उन्होंने लॉ बनाई। तो जब ये रिफॉर्म्स वो कर रहे थे ना, तो जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उन्होंने कहा कि ये कैसा शासन हुआ, आप हमारे परिवार के मामलों में दखल दे रहे हो, हमारी मर्जी है, जो विडो है उसकी शादी करें नहीं करें, ये हमारे फैमिली का मैटर है, इट्स नॉट पॉलिटिकल मैटर, इट्स नॉट सोशल मैटर। और उनका क्या कहना था कि अगर कोई भी समस्या एक परिवार से ज्यादा परिवारों में है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज सोशल प्रॉब्लम।
और सोशल प्रॉब्लम को या तो सोसाइटी खुद ठीक कर ले या फिर ये शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ बनाए। ये कहां से सीखा उन्होंने? दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन में क्या था उस समय ब्रिटेन में या यूरोप में क्या था? देखो, इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है दैट वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो अभी मैंने जो बात बोली कि कोई भी इशू अगर एक फैमिली से ज्यादा परिवारों में है, दैट मीन्स दैट इज सोशल इशू। अब उस इशू के लिए या तो सोसाइटी के कुछ इंटेलेक्चुअल्स खुद सामने आए, कुछ बुद्धिजीवी खुद सामने आए और वो कहें हमें अपने समाज को सुधारना है। अगर उससे कुछ नहीं हो पाता, सो वी विल मेक द लॉ। और उसने इसको क्या कहा? इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लॉ फॉर दीज काइंड ऑफ रिफॉर्म्स। इस तरीके के जो सुधार करने हैं ये शासन की जिम्मेदारी है। और शासन किसके पास था? कंपनी। अब ये जो जिम्मेदारी थी, शासन की जिम्मेदारी, ये कहां से आई उनके पास? मॉडर्न एजुकेशन से। मॉडर्न एजुकेशन में क्या? पॉलिटिकल थिंकर्स, राजनीतिक विचारक। और कौन से राजनीतिक विचारक? जिन्होंने ये कहा कि शासन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो वहां से वो पॉलिटिकल थिंकर से वो जो थॉट थे वहां से ये चीजें आई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हुई और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में। लेकिन उसको कैसे लिया गया? इट वॉज टेकन एज इंटरफेरेंस इन इंडियन सोसाइटी। भारत के समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं आप हमारी बुराई कर रहे हैं, असभ्य कह दिया आपने हमें। उन्होंने कहा भाई असभ्य हम तो इसलिए कह रहे हैं, तुम ये बताओ कि किसी का पति मर जाए, उसकी पत्नी को जीवित ही जला दोगे? ये कहाँ की परंपरा हुई? दिस इज इनह्यूमन एक्ट। ये तो अमानवीय ये काम है, ये ह्यूमन एक्ट ही नहीं है। दिस इज इनह्यूमन एक्टिविटी। इसको आप अगर परंपरा कह रहे हो, इसका मतलब आप गलत हो। तो उन्होंने क्या किया? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को इनिशिएट किया, बट इंडियंस ने उसको बहुत एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ कुछ लोगों ने, जो एजुकेटेड क्लास थी, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। दे सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, बट इसका रिजल्ट ब्रिटिशर्स के लिए बहुत भारी रहा। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उन भारतीयों ने क्या सोचा? अच्छा है, सिपाही भी इनके खिलाफ हैं, शासक भी इनके खिलाफ हैं, किसान और जनजातीय लोग भी खिलाफ हैं, हम भी लड़ेंगे। समझ रहे? सो उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, वो भी 1857 की क्रांति में शामिल हो गए। हाँ, डेफिनेटली। तो ये समझ में आ गया सोशियो रिलीजियस, सोशियो कल्चरल। एंड व्हाट अबाउट मिलिट्री? तो मिलिट्री के जो कुछ कॉजेज थे, लाइक मिलिट्री के लिए भी हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक प्रोफेशनल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियंस, ये सारा नोट कर लेना, पीटी में सीधे सीधे स्टेटमेंट आएगा। और दूसरा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। एक तो व्यावसायिक भेदभाव और दूसरा धार्मिक भेदभाव। व्यावसायिक भेदभाव मतलब सेवा थी, जो सर्विस थी, उसकी टर्म एंड कंडीशन से रिलेटेड था। ठीक है, लाइक सैलरीज में डिफरेंस थे। इंडियन सोल्जर्स की सैलरी हमेशा कैसी रहती थी? कम रखी जाती थी। उनको बहुत हायर पोस्ट पे उनको नहीं मतलब अपॉइंट किया जाता था, नहीं उनको जॉब प्रोवाइड की जाती थी। प्रमोशन भी उनका नहीं होता था, एक लेवल के बाद उनका प्रमोशन रोक दिया जाता था। तो दीज काइंड ऑफ टर्म्स वर अप्लाइड ऑन इंडियंस, डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में क्या था? अब देखो, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में आपने कई बार सुना होगा 1857 की जो क्रांति हुई, उसके कुछ तत्कालीन कारण ये रहे कि कुछ रूमर्स आए, कुछ अफवाहें थी कि जो आटा वाटा था, राशन आटा था, उसमें बोन डस्ट मिला दिया गया, हड्डियों का पाउडर मिला दिया, ताकि भारतीय जो सिपाही थे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। जो एनफील्ड राइफल्स थी, उनके जो कार्ट्रिजेस थे, कारतूस थे, वो कैसे बनाए गए थे? वो गाय और सुअर की चर्बी से बनाए गए थे। उसको भी इंडियन सोल्जर्स ने क्या लिया कि अगेन ये क्या है? हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं।
अब सच में ये था तो धर्म भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिशर्स का लॉजिक डिफरेंट था। अब लॉजिक क्या कहता है वो समझो। एक बात बताइए, मिलिट्री का कर्तव्य क्या होता है, क्या ड्यूटी होती है मिलिट्री की? कि जब उसे किसी रीजन को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, तुरंत तैयार हो जाए लड़ाई करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, यही ड्यूटी होती है। अब ऐसे में जो मिलिट्री थी, उस मिलिट्री में मेजॉरिटी कौन थे? इंडियंस। इंडियंस कौन कौन से? वो नहीं पूछ रही, फिर से पूछ रही हूं, इंडियन कौन कौन से? कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई हायर कास्ट, कोई लोअर कास्ट। अब ब्रिटिश को ये डर कि ये तो इतने बटे हुए हैं, पता चले युद्ध कहीं हो जाए और इनसे कहा जाए जाइए लड़ाई करनी चाहिए, तो क्या मैं तो चला जाऊंगा पर इसके साथ नहीं जाऊंगा, इसको अलग भेज दो, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। अब ब्रिटिशर्स ने कहा ये तो पूरा काम खराब कर देंगे, ये कोई मिलिट्री थोड़ी ना होती है। जैसे इंडियन सोल्जर्स ने किया ना 1824 में, बर्मा में वॉर करना था और लड़ाई के टाइम पे जब बटालियन को बोला गया कि जाइए युद्ध करना है, बर्मा में जाइए, कह रहे कहां से जाना है? बोले समुद्र के रास्ते से जाना है। बोले हम नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं जाओगे? हमारे यहाँ मान्यता है अगर हम समुद्र पार चले गए तो हमें जाति से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा ये कैसी मान्यता होगी, समुद्री रास्ते से चले गए जाति से बाहर हो जाएंगे? उन्होंने कहा ऐसा कोई रूल नहीं होता। उन्होंने कहा होता है, आपके यहाँ नहीं होता होगा, हमारे यहाँ होता है, तो हम तो फॉलो करें, हम जाति से बाहर नहीं होंगे। ब्रिटिशर्स ने सोचा इनके लिए जाति इतनी बड़ी चीज है कि ये नौकरी दांव पे लगा सकते हैं, नौकरी दांव पे लगा सकते। ऐसे ही जब उन्होंने ये रूल बनाया कि आप जो पगड़ी पहनते हैं वो नहीं पहनेंगे, आप लेदर से बना हुआ हेलमेट पहनेंगे, इंडियंस ने कहा पागल है, पगड़ी नहीं उतरेगी, गर्दन उतार दो, पगड़ी नहीं उतरेगी भाई। ब्रिटिशर्स ने फिर कहा ये कैसे, ये क्या मान्यताएं? बोले ये हमारे धर्म की मान्यताएं हैं, ये नहीं हो पाएगा। लेदर की कैप पहननी पड़ेगी, हेलमेट पहनना पड़ेगा, ये मिलिट्री के रूल है, दिस इज फॉर योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा के लिए। कह रहे हमारी सुरक्षा हमारे भगवान कर लेंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। समझ रहे हो आप? उस लेवल का रिलीजियस बिलीफ, उस लेवल का कास्ट सिस्टम में बिलीफ, उन्होंने कहा इनको अपनी नौकरी तक की परवाह नहीं है। तब उन्होंने कहा कि मिलिट्री एक ऐसी सर्विस होती है जहां किसी भी तरीके का भेदभाव सही नहीं है। उन्होंने कहा इसको हटाने के लिए इनके जो कास्ट मतलब सोसाइटी और रिलीजन से रिलेटेड जो इनके जो माइंड में जो बैठा हुआ है ना सिस्टम, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और उसको ब्रेक करने के लिए हमें मिलिट्री में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई विलिंगली उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। अब वो ये कहते थे कि देखो भाई ये जो कारतूस हैं ये अच्छे वेपन्स हैं, ये सामने वाले दुश्मन को जल्दी मार देंगे, तुम जल्दी फ्री हो जाओगे लड़ाई से, अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अच्छे हो तो क्या हो, लेकिन इन पे जो फैट लगा हुआ है दैट इज किसका है? काउ एंड पिग का है। हम हिंदू और मुस्लिम, काउ और पिग, हम इनको हर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम तो इनको यूज ही नहीं करेंगे। सो दे डिनाइड, दे रिफ्यूज टू यूज दीज वेपन्स। तब ब्रिटिशर्स ने कहा इनको नहीं बदला जा सकता। उनको ये नहीं पता था कि इस हद तक रिलीजियस सेंटिमेंट्स इनके हर्ट हो जाएंगे कि ये क्रांति कर देंगे। मंगल पांडे ने क्रांति किस लिए की थी? उसी रीजन से की थी ना,